हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है क्लास 11 रसायन विज्ञान में जो फर्स्ट चैप्टर हमने शुरू कर रखा है, उसमें बच्चों हमने बात कर ली थी किस चीज की? एक तो हमने बात की थी परसेंटेज कंपोजिशन की, बोले तो प्रतिशत संगठन की, और दूसरी बच्चों वहां पर हमने बात की थी किस चीज की? अणु सूत्र और मूलानुपाती सूत्र की। तो उस पे हमने जो है बच्चों एक न्यूमेरिकल भी किया था, जो कि अक्सर जो है परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो जिस भी बच्चे ने वो लेक्चर नहीं देखा है, जल्दी से जाकर के प्लेलिस्ट में क्या कर लो, वो लेक्चर जरूर देखो। तो बच्चों, आज हम जो है बात करते हैं यहां पर नए टॉपिक की। तो हेडिंग लगा लो बच्चों, स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री क्या बोला? बोलना भी नहीं आ रहा बच्चों, है ना? क्या बोला? स्टोइकियोमेट्री। ऐसा लग रहा है जैसे पान गुटका डाल रखा होगा हमने। स्टोइकियोमेट्री, स्टोइकियोमेट्री। ठीक बच्चों, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? रस समीकरण मिति। क्या बोलते हैं बच्चों? रस समीकरण मिति। स्टोइकियो इंग्लिश में STOICHIOMETRY, स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री हिंदी में क्या बोला बच्चों? रस समीकरण मिति। रस समीकरण मिति। तो आज जो है इस रस समीकरण मिति का जो है रस पूरा क्लियर कर देना है, ठीक है बच्चों? तो हेडिंग डाल लो स्टोइकियोमेट्री। तो बच्चों, स्टोइकियोमेट्री क्या होता है? तो बच्चों, जो स्टोइकियोमेट्री है वो दो वर्ड से मिलकर के बना है। एक स्टोइकियोन और एक क्या है? मेट्रोन। क्या बोलो बच्चों? एक जो है दो ग्रीक वर्ड है। जो स्टोइकियोमेट्री है बच्चों, वो किस किस से मिलकर के बना है? दो ग्रीक शब्दों से, ग्रीक वर्ड है। कौन कौन सा? एक है स्टोइकियोन, स्टोइकियोन, और दूसरा है बच्चों मेट्रोन। मेट्रोन, स्टोइकियोन और मेट्रोन। तो स्टोइकियोन का मतलब होता है बच्चों, जो स्टोइकियोन है इसका मतलब होता है तत्व या द्रव्य, पदार्थ। पदार्थ या फिर द्रव्य। और मेट्रोन का मतलब होता है बच्चों मापना, मेजरमेंट करना। तो अब बच्चों बात करते हैं कि मेजरमेंट किस चीज का करेंगे? मेजरमेंट किस चीज का करेंगे? मेजरमेंट बच्चों पदार्थ की मात्रा का। वो मात्रा क्या हो सकती है बच्चों? किस किस में हो सकती है? वेट हो सकता है, द्रव्यमान। ठीक, द्रव्यमान के अलावा क्या हो सकता है बच्चों? आयतन हो सकता है। आयतन के अलावा क्या हो सकता है बच्चों? मोल हो सकता है। मोल के अलावा क्या हो सकता है बच्चों? अणुओं की संख्या हो सकती है। अणुओं की संख्या। तो किसी भी पदार्थ की मात्रा का जो क्या है? मापन होता है। अब मात्रा में क्या क्या बोला? द्रव्यमान आ गया, आयतन आ गया, मोल आ गया, अणुओं की संख्या आ गई। इन सबको क्या बोला जाएगा बच्चों? स्टोइकियोमेट्री, रस समीकरण मिति। और स्टोइकियोमेट्री के लिए क्या किया जाता है बच्चों? कोई भी जब भी रासायनिक अभिक्रिया देखी जाती है तो संतुलित रासायनिक समीकरण में ये चीजें चेक की जाएंगी। किसमें? बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में। संतुलित रासायनिक समीकरण में उपस्थित अभिकारकों एवं उत्पादों की क्या मात्रा? वो मात्रा किस किस में हो सकती है बच्चों? इस में हो सकती है ये मात्रा। ठीक, तो
इसे क्या बोला जाता है? स्टोइकियोमेट्री बोला जाता है। तो बच्चों स्टोइकियोमेट्री रस समीकरण में क्या होता है बच्चों? किसी संतुलित रासायनिक समीकरण में जो अलग अलग अभिकारक और उत्पाद है उनकी जो मात्रा है, मतलब अलग अलग अभिकारकों और उत्पादों की मात्रा किसमें है? वो हो सकता है द्रव्यमान ग्राम में, वेट हो सकता है, वो हो सकता है आयतन वॉल्यूम, वो हो सकता है मोल्स, वो हो सकता है अणुओं की संख्या। तो इन सबको क्या बोला जाता है बच्चों? स्टोइकियोमेट्री। तो इसको बच्चों हम उदाहरण की हेल्प से समझते हैं। किसकी हेल्प से? एग्जाम्पल की हेल्प से, कि किस तरीके से जो है स्टोइकियोमेट्री निकालते हैं। तो बच्चों उदाहरण से देखते हैं। जैसे हमारे पास उदाहरण क्या है? एग्जाम्पल, ये है मेथेन का दहन, मेथेन का दहन, कंबशन ऑफ मेथेन, मेथेन का दहन। तो सबसे पहले जैसे बच्चों हमारे पास अगर हमें स्टोइकियोमेट्री लिखनी है किसी भी समीकरण, किसी भी अभिक्रिया की, तो सबसे जो फर्स्ट स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप इसमें क्या करना है बच्चों? ढांचा समीकरण लिखनी है। जैसे मेरे पास मेथेन का दहन आ गया, तो इस मेथेन के दहन में क्या लिखो? ढांचा समीकरण। ढांचा समीकरण क्या होता है बच्चों? स्केलेटल जो इक्वेशन, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, मतलब जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं है, ढांचा समीकरण। तो कहने मतलब मेथेन का दहन है तो किसके साथ होगा? ऑक्सीजन के साथ। CH4 प्लस O2 गिव्स क्या होगा? एक तो CO2 बनेगा और दूसरा H2। एक क्या बनेगा बच्चों? CO2 और एक क्या बन जाएगा? H2। ठीक। इसके बाद बच्चों यहां पर जो ढांचा समीकरण आई, ढांचा समीकरण का मतलब क्या होता है? जो विदाउट बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, जो क्या है? असंतुलित, असंतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण ये। तो इसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करना होता है बच्चों? बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखो, संतुलित रासायनिक समीकरण। क्योंकि हमें जो स्टोइकियोमेट्री चेक करनी होती है वो किसमें चेक करनी होती है? संतुलित रासायनिक समीकरण में। संतुलित रासायनिक समीकरण, तो संतुलित रासायनिक समीकरण लिखनी है CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। तो बच्चों यहां O कितने हैं? 2। यहां O कितने हैं? 2 और 1 3। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा बच्चों? जैसे हाइड्रोजन भी देखेंगे, यहां कितने हैं? 4। यहां कितने हैं? 2। यहां कितने की मल्टीप्लाई करो? 2 की। हाइड्रोजन हो गया बैलेंस 4। ऑक्सीजन देखो 2 और 2 4। यहां पे कितने कर दूंगा? 2 दूनी 4। मेथेन भी क्या है? गैस है। O2 भी क्या है? गैस है। सारा कुछ गैस में, गैस, गैस और गैस। तो ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों? बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो इस संतुलित रासायनिक समीकरण को लिखते हैं सही से। तो मेरे पास क्या आई? संतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है बच्चों? CH4 प्लस 2O2 गैस गिव्स CO2 प्लस 2H2O गैस एंड गैस। ये आया। तो बच्चों हमें पता है कि मेरे पास जो है अभिकारक ये है। ये क्या है बच्चों? अभिकारक, जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या कर रहे हैं? भाग ले रहे हैं। अभिकारक कौन है? क्रियाकारक। और ये क्या है बच्चों? उत्पाद। तो हमें पता कैसे चला कि केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो गई है कि नहीं हो गई? तो यहां पर क्या होना चाहिए? द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू होना चाहिए कि जो अभिकारकों का द्रव्यमान है वो किसके बराबर होना चाहिए? उत्पादों के द्रव्यमान के। तो देखते हैं कार्बन का कितना होता है? 12। हाइड्रोजन का 1 4 का कितना हो जाएगा? 4। 12 और 4 कितना? 16 हो गया। 16 ग्राम।
प्लस एक ऑक्सीजन का 16, 4 ऑक्सीजन का 16 चक्कू 64 ग्राम। आगे देखते हैं, ये देखो यहां पर इन दोनों को जोड़ देंगे, 64 और 16 कितना हो जाएगा 80 ग्राम। तो अभिकारकों का कितना हो गया 80 ग्राम। कार्बन का 12, एक ऑक्सीजन का 16, दो ऑक्सीजन का 32, 32 और 12 44 ग्राम। प्लस H2O, H2O का होता है 18, दो H2O का कितना हो जाएगा 36 ग्राम। ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 80 ग्राम। तो कहने को मतलब केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड है। ठीक, तो इसके बाद बच्चों हम जो है यहां पर इसके लिए क्या लिखते हैं, स्टोइकियोमेट्री के बेसिस में इसको लिखते हैं। हम इस समीकरण से जो है क्या क्या पता कर सकते हैं। तो समीकरण क्या थी बच्चों कि किसी भी संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों तथा उत्पादों की मात्रा, वो मात्रा किसमें हो सकती है, द्रव्यमान में हो सकता है, ठीक, आयतन में हो सकता है, ठीक, मोल्स में हो सकता है, ठीक, और अणुओं की संख्या हो सकता है। तो बच्चों जैसे मैं बोलूंगा एक मोल, कितना मोल है इसका, एक मोल CH4, ठीक, एक मोल क्या है CH4, दो मोल क्या है O2, एक मोल CH4 दो मोल O2 से अभिक्रिया करता है, दो मोल O2 से। तो एक मोल क्या बन रहा है CO2 और दो मोल क्या बन रहा है H2। एक तो मैंने क्या कर दिया मोल की फॉर्म में लिख दिया इसको, आगे मात्रा किसमें आ गई मोल में। इसके बाद जैसे बच्चों यहां पर क्या लिखते हैं अणुओं की संख्या। तो एक मोल में कितना अणु होता था, अरे समीकरण लिखते थे ना बच्चों मोल कॉन्सेप्ट से, एक मोल बराबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अणु परमाणु आयन जो भी है अणु, और ये बराबर होता था किसके, ग्राम परमाणु भार या ग्राम अणु भार के, या फिर ग्राम अणु भार के, और ये बराबर होता था किसके 22.4 लीटर के। ठीक, तो अब मैं यहां पर एक मोल CH4, एक मोल CH4 का मतलब जैसे यहां पर लिखूंगा, इसके लिए मैं सबके लिए समीकरण लिखता हूं, जैसे किसके लिए, जैसे मुझे एक मोल CH4 के लिए मोल समीकरण लिखनी है। तो एक मोल CH4 बराबर क्या हो जाएगा 6.022 क्या अणु CH4 के, ठीक। दो मोल का मतलब दो गुणा गया Na लिखता हूं मैं, Na बराबर क्या होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो मैं सीधे लिख रहा हूं 2 इंटू NaO2 अणु। एक मोल मतलब Na अणु किसके CO2 के, और दो का मतलब 2Na अणु किसके H2O के। ये किस फॉर्म में लिख दी अणु की संख्या, अणु आ गए यहां पे, क्या आ गए अणु। ऐसे ही बच्चों मुझे पता है एक मोल बराबर इतना, ये बराबर ग्राम अणु भार या ग्राम परमाणु भार। अब किसके फॉर्म में लिखना है द्रव्यमान। तो एक मोल CH4, एक मोल CH4 ये बराबर किसका हो जाएगा, CH4 का द्रव्यमान कितना होगा 12 और 4 16 ग्राम क्या H2O, 16 ग्राम सॉरी CH4, 2O2 16 चक्कू 64 ग्राम O2, CO2 44 ग्राम CO2। और ऐसे ही जो है यहां पर क्या लिख लेंगे 36 ग्राम H2O, ठीक। ऐसे ही मैं अगर आयतन में लिख आता हूं, आयतन क्योंकि बच्चों मुझे पता है कि एक मोल समीकरण होता था, एक मोल बराबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अणु या परमाणु जो भी है अणु बराबर किसके ग्राम अणु भार के या ग्राम परमाणु भार के, और बराबर किसके 22.4 लीटर के।
तो यही समीकरण लगा रहा हूं यहां पे ये। तो आयतन का मतलब यहां पर 1 मोल CH4 है। 1 मोल CH4 का मतलब 22.4 लीटर CH4। ये क्या होगा 2 मोल। 2 मोल का मतलब 44.8 लीटर 8 लीटर O2 और CO2 1 मोल है मतलब 22.4 लीटर CO2 और H2O कितना हो जाएगा 44.8 लीटर H2O 2 मोल है। ये हमने क्या लिख दिया रस समीकरण मिति लिख दिया। इसमें क्या लिख दिया बच्चों रस समीकरण मिति। तो बच्चों जो चीज मैंने यहां पर लिखी 4 तरीकों से एक मोल के कॉन्सेप्ट में क्या बोलेंगे कि अगर मैं 1 मोल CH4 के साथ जो है 2 मोल O2 की अभिक्रिया करवाता हूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा 1 मोल CO2 और 2 मोल H2O गैस का। अणु के फॉर्म में बोलेंगे 6.022 अणु अगर CH4 के जो है किसके साथ लेता हूं 2Na मतलब 12.044 गुणा किया 10 की घात 23 अणु किसके O2 के। तो मुझे कितना प्राप्त होगा 6.022 इंटू 10⁻23 अणु CO2 के और क्या 12.044 गुणा किया 10 की घात 23 अणु H2O की। 2Na है। Na का मतलब क्या है यहाँ पे Na बराबर जो है क्या है बराबर है 6.022 इंटू 10⁻23 ये मतलब है। अगर मैं द्रव्यमान के फॉर्म में हूं तो अगर मैं 16 ग्राम CH4 को जो है 64 ग्राम O2 के साथ अभिक्रिया करवाता हूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा 44 ग्राम CO2 और 36 ग्राम H2O। आयतन 22.4 लीटर CH4 44.8 लीटर O2 के साथ रिएक्शन करेगा 22.4 लीटर CO2 और 44.8 लीटर H2O प्राप्त होगा। तो ये क्या है बच्चों रस समीकरण मिति से। इसी प्रकार बच्चों एक और उदाहरण देखते हैं। एक और उदाहरण को देखते हैं। एक और उदाहरण को देखते हैं। जैसे बच्चों उदाहरण क्या है कि SO2 क्या करता है सल्फर डाइऑक्साइड अभिक्रिया करता है O2 से और क्या देता है SO3। तो SO2 कितना लेना पड़ेगा 2 SO3 भी कितना हो जाएगा 2। बैलेंस लिख दिया हमने केमिकल रिएक्शन। सारी कौन सी स्टेट में गैस गैस और गैस ये है हमारे पास। तो अगर मैं मोल की फॉर्म में लिखूंगा बच्चों क्या बोला 1 मोल बराबर क्या होता है Na अणु जो क्या है इसका मान क्या था 6.022 इंटू 10⁻23 Na अणु बराबर ग्राम अणु द्रव्यमान या भार बराबर 22.4 लीटर। इसके हेल्प से लिखते हैं। जब मोल में लिखूंगा तो 2 मोल SO2 की अभिक्रिया होगी 1 मोल O2 के साथ क्या प्राप्त होगा 2 मोल SO3। ठीक ये 2 मोल 1 मोल बराबर क्या है Na अणु मतलब इतना अणु तो 2 मोल बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू Na अणु SO2 की अभिक्रिया होगी जब किसके साथ Na अणु O2 के तो क्या प्राप्त होगा 2 इंटू Na अणु SO3 के। ठीक इसी प्रकार से ये तो मैंने अणुओं की फॉर्म में लिख दिया। इसके बाद ग्राम अणु भार तो 2 SO2 का कितना होता है सल्फर का 32 एक ऑक्सीजन का 16 दूनी 32 2 इंटू 64 ग्राम क्या है SO2 जब अभिक्रिया करेगा किसके साथ ये 1 मोल 32 ग्राम O2 के साथ क्या प्राप्त होगा बच्चों 2 32 और ये क्या है 3 है एक ऑक्सीजन का 16 3 48 तो 16 जब 64 80 होगा ये
80 ग्राम क्या SO3, 80 ग्राम SO3, 2 इंटू 2 हो जाएगा, 2 इंटू 80 ग्राम SO3। अब किसकी फॉर्म में लिखना है बच्चों? लीटर। तो 2 गुणा गया 22.4 लीटर SO2। जब अभिक्रिया करेगा किसके साथ? 22.4 लीटर O2 के साथ, तो क्या मिल जाएगा? 2 गुणा गया 22.4 लीटर क्या SO3, क्या मिल जाएगा? SO3। तो इस तरीके से बच्चों हमने क्या किया यहां पर, इसके लिए रस समीकरण नीति लिखा है। अब मुझे इससे रिलेटेड कुछ भी सवाल पूछा जाता है, अगर क्या है बच्चों, मुझे जो है इससे रिलेटेड कुछ भी सवाल अगर पूछा जाता है, जैसे बच्चों सवाल पूछा जाता है कि मुझे बोला जाता है कि सपोज दैट यहां पर मान के चल लो कि ये 4Na अणु, क्या होना बच्चों, 4Na अणु SO3 को बनाने के लिए कितना अणु O2 चाहिए और कितना अणु क्या SO2 चाहिए? 4Na, 4Na का मतलब क्या है बच्चों? 4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 अणु, इतना बनाने के लिए। तो सीधे बच्चों यहां पर क्या करना है, जैसे ये सवाल आ गया, ये दे दिए कितना ऑक्सीजन चाहिए, तो मुझे पता है बच्चों मैं क्या करूंगा, पहले जैसे यहां पर देखो 2Na, सीधे अणु पे चलो, 2Na अणु SO2 और 1 Na, ये क्या है, 1 Na अणु O2 का मिलकर के कितना देते हैं? 2 Na अणु SO3। तो मतलब मुझे चाहिए कितना? 4 Na अणु, कितना चाहिए? 4। तो इसके साथ कितने की गुणा करूं जो 4 हो जाए? 2 की। अब अगर बच्चों 2 की गुणा इसके साथ करूं तो ये 4 Na अणु SO3 हो जाएगा। जब मैंने इसके साथ किया तो इसके साथ भी कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? किसकी? 2 की करनी पड़ेगी। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 2Na अणु O2, और यहां पर क्या हो जाएगा? 2 ऑलरेडी 4Na अणु किस चीज का? SO2 का। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों, 4Na अणु SO3 बनाने के लिए मुझे जो है 4Na अणु SO2 और 2Na अणु किसका चाहिए? O2। किसका चाहिए? O2 का। तब जाके जो है मेरा क्या बनेगा यहां पर? 4Na अणु SO3 बनेगा, 4Na अणु SO3। तो इस तरीके से सवाल चाहिए। यहां पर क्या है? SO2 कितना चाहिए बच्चों? 4Na, और ये कितना चाहिए? 2Na अणु O2। तो इस तरीके से बच्चों यहां पर क्या है, ये न्यूमेरिकल करने होते हैं। अगर बच्चों इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना चाह रहे हो तो हमें क्या निकालना है? 4Na अणु में O2 अणु की संख्या और SO2 अणु की संख्या। तो सबसे पहले बच्चों यहां पर नजर मारो, ये जो समीकरण आई थी, जैसे इसको मान लो नहीं है हमें पता कुछ, ठीक, ये नहीं है, तो जैसे सॉल्व करोगे तो हमें पता है रस समीकरण मिति से, रस समीकरण मिति से, रस समीकरण मिति से क्या होगा बच्चों? जो 2Na अणु बराबर 2Na अणु SO3 बराबर है किसके? Na अणु O2 के और 2Na अणु SO2 के। 2Na अणु SO2 के। तो पहले मैं एक Na अणु का निकालता हूं, तो एक Na अणु SO3 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 2/2। ये 2 कहां चला जाएगा? बटे में। तो मतलब एक Na SO3 को बनाने के लिए कितना चाहिए होगा? Na अणु किसका? SO2 का। तो 4 के लिए कितना चाहिए होगा? 4 की गुणा करनी पड़ेगी, मतलब 4Na अणु SO2 का। इसी तरीके से जो 2Na अणु SO3 हो किसके बराबर है? Na अणु O2 के बराबर। 2Na अणु SO3 बराबर किसके? Na अणु
O2 के। तो एक Na अणु SO3 बराबर किसके हो जाएगा, 1/2 Na अणु O2 के। तो 4 का निकालना है, किसमें निकालना है, 4 में निकालना है, 4 Na अणु में। तो 4 Na अणु SO3 बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुणा गया 1/2 Na अणु O2 और क्या हो जाएगा 2 Na अणु O2। आंसर कितना आ गया, 2 Na अणु O2। और वही तो आंसर था। तो इस तरीके से भी कर सकते हो, जैसे भी अच्छा लगता है, मतलब ठीक है। ये इसके बाद बच्चों 2-3 सवाल देखते हैं इस पे, न्यूमेरिकल, रस समीकरण मिति पे न्यूमेरिकल्स। तो बच्चों जैसे हमारे पास जो है स्टाइकियोमेट्री रस समीकरण मिति पे सवाल है, 12.35 ग्राम CuCO3 को गर्म करने पर प्राप्त कॉपर ऑक्साइड का द्रव्यमान निकालना है। कॉपर का परमाणु द्रव्यमान 63.5 ग्राम दे रखा है। तो सबसे पहले बच्चों यहां पर इसके लिए क्या लिखो, समीकरण लिखो, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण किस तरीके से लिखेंगे बच्चों, कॉपर के कार्बोनेट को गर्म किया जा रहा है CuCO3 को। तो सॉल्यूशन है CuCO3 को अगर क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो एक कॉपर का ऑक्साइड बनेगा और एक क्या बनेगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। ये सॉलिड और गैस। अब इसके लिए लिखते हैं, तो यहां पर क्या है, 1 मोल, इसका भी कितना है बच्चों, 1 मोल, बैलेंस रिएक्शन है। और इसका भी कितना है, 1 मोल। अब यहां पर देखो बच्चों पूछ क्या रहा है, द्रव्यमान के टर्म में, तो हमें क्या निकालना है, द्रव्यमान। तो CuCO3 का द्रव्यमान निकालना है। Cu का जो है 63.5 दे रखा है, 63.5 प्लस कार्बन का 12 प्लस 3 गुणा के 16, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 16 3 48। ये निकल के आएगा बच्चों 123.5 ग्राम, 123.5 ग्राम। इसी तरीके से बच्चों CuO का निकालना है, CuO का, तो Cu का 63.5 और प्लस ऑक्सीजन 16, तो ये आएगा बच्चों 79.5 ग्राम। ठीक, तो कहने का मतलब क्या बच्चों कि 123.5 ग्राम द्रव्यमान निकाल रहे हैं, बराबर है किसके, जब हम 123.5 ग्राम कॉपर के कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 79.5 ग्राम CuO। हमें निकालना किसमें, 12.35 ग्राम में। तो पहले बच्चों मैं 1 ग्राम के लिए निकालूंगा, किसके लिए निकालूंगा, 1 ग्राम के लिए, किसके लिए निकालूंगा, 1 ग्राम के लिए। तो मुझे पता है बच्चों कि 123, इसको भी लिखना है तो लिख सकते हो, ये हो जाएगा 44 ग्राम। हमें क्या क्या चाहिए, ये दोनों चाहिए, इन दोनों से सॉल्यूशन निकलेगा। 123.5 ग्राम CuCO3 किसके बराबर है, 79.5 ग्राम CuO के। तो 1 ग्राम CuCO3 के लिए कितना चाहिए, 79.5 अपॉन 123.5 ग्राम ही चाहिए, क्या, CuO, ग्राम CuO। 1 ग्राम CuO3 के लिए इतना चाहिए। तो हमें निकालना किसमें, 12.5 में। तो 12.35 ग्राम CO3 को गर्म करने पर CuO का द्रव्यमान क्या निकल के आएगा, सीधे मल्टीप्लाई करूंगा, 12.35 गुणा किया 79.5 अपॉन 123.5 ग्राम। इसको सॉल्व करना है, 2 पॉइंट हटेगा, क्या बढ़ेगा 100, यहां से पॉइंट बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, ये हो गया, मतलब 10 है।
ठीक, 10 आया, इससे ये पूरा कट गया, तो ये क्या आ गया 7.95 ग्राम, 7.95 ग्राम आ गया। किसके लिए? CuO का द्रव्यमान कितना निकल के आएगा 7.95 ग्राम। तो इस तरीके से ये हमने किस पे, स्टाइकियोमेट्री पे एक सवाल किया। 2-3 सवाल और देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट सवाल है बच्चों, पोटेशियम क्लोराइड KClO3 को गर्म करने पर KCl और O2 बनता है। 0.1 मोल KClO3 द्वारा मुक्त O2 का NTP नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर आयतन निकालना, मतलब 298 केल्विन टेम्परेचर और 1 atm प्रेशर पर। तो बच्चों सबसे पहले क्या करना है, ये स्टाइकियोमेट्री के सवाल है, रस समीकरण में दिए। तो KClO3 के लिए क्या लिखना है, गर्म की जो है समीकरण लिखने की, गर्म करेंगे जब, तो KClO3 को जब क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, तो क्या बनता है, एक तो बनता है KCl और क्या बनता है O2। क्या बनता है बच्चों, O2। रिएक्शन बैलेंस करनी है तो ये हो गया, ये 3O2 हो जाएगा, ये 2KCl हो जाएगा, बैलेंस हो गया। ठीक, तो यहां पर जो है हम इसके लिए जो है रस समीकरण में लिखते हैं, 2 मोल KClO3, 2 मोल KCl का और 3 मोल O2। अब बच्चों यहां पर देखना कि सवाल क्या पूछ रहा है, 0.1 मोल KClO3 द्वारा मुक्त O2 का NTP पर आयतन, आयतन के लिए भी लिखना है। एक तो मोल का जिक्र हुआ, मोल वाला लिख दो, दूसरा कौन सा लिख दो, आयतन। तो आयतन क्या होता है, NTP पर 22.4 लीटर, तो 2 × 22.4 लीटर KClO3, 2 × 22.4 लीटर KCl और 3 × 22.4 लीटर O2। तो बच्चों हमें पता है कि 3 मोल किसके बराबर है, अभी 3 × 22.4 लीटर के, 3 मोल O2 बराबर है बच्चों किसके, 3 × 22.4 लीटर O2 के। किससे आया ये, जो मोल समीकरण लिखते थे। ठीक, दूसरी चीज क्या है बच्चों, हमें चाहिए क्या, 0.1 मोल KClO3 में। तो कहने का मतलब जब मैं 2 मोल KClO3 करूंगा तो कितने मोल O2 चाहिए, 3 मोल O2, क्योंकि 2 मोल KClO3 के लिए जब गर्म करूंगा, 2 मोल KClO3 को गर्म करने से कितना, 3 मोल O2 बनता है, और 3 मोल O2 किसके बराबर है, इसके बराबर। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों कि जो 2 मोल KClO3 है वो बराबर हो जाएगा किसके, 3 गुणा गया 22.4 लीटर, लीटर में निकालना है ना, लीटर O2 के। तो अब मैं पहले क्या करूंगा, 1 मोल के लिए निकालूंगा, तभी जाके किस लिए निकाल पाऊंगा, 0.1 मोल के लिए। तो 1 मोल KClO3 को गर्म करने पर क्या हो जाएगा, इसकी गुणा होगी, 4 × 12, 3 × 6 और 1 7, 67.2 लीटर O2, और बटे में क्या आ जाएगा 2। अब मुझे किस में निकालना है, 0.1 में। तो जब 1 मोल का पता चल गया, तो 0.1 मोल KClO3 में क्या हो जाएगा, 0.1 × 7.2/2 लीटर O2, ये हो जाएगा। तो इसको जैसे ही सॉल्व करते हैं बच्चों, इसको 2 से डिवाइड करता हूं, 2 × 6 2 × 6 12, 2 × 12, पॉइंट होगा 3.36 लीटर O2, 3.36 लीटर O2 आ जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बच्चों इस सवाल को करना है। क्या बोला, यहां पर हमें पता है कि जो 3 मोल O2 था, 3 मोल O2 किसके बराबर होगा, 3 × 22.4 लीटर O2 के,
और हमें ये भी पता है बच्चों कि जो 2 मोल KClO3 को गर्म करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 3 मोल O2, मतलब यही कितना लीटर O2 का होगा, 67.2 लीटर O2 का। तो उसके बराबर रखेंगे 1 लीटर का निकाल देंगे। इसी तरीके से दूसरा सवाल करते हैं। सवाल आसान है बच्चों, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। तो बच्चों आपको कंटेंट जो है बिल्कुल प्रॉपर वे से दिया जा रहा है, बहुत ही जबरदस्त मजेदार कंटेंट मिल रहा है। तो इसको ज्यादा से ज्यादा जो है शेयर भी करना है। इसके बाद बच्चों जैसे एक सवाल और देख लेते हैं। 11.2 लीटर 11.2 लीटर CO2 प्राप्त करने के लिए कितने ग्राम CaCO3 को, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करना होगा। आसान है, गर्म करना होगा। तो देखते हैं बच्चों, मतलब CaCO3 को गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, CO2। तो समीकरण लिखते हैं पहले। CaCO3 को जब गर्म किया जाएगा बच्चों तो क्या बनेगा, एक CO2 बनेगा और एक क्या बनेगा, CaO बनेगा, CaO प्लस CO2। तो 1 मोल CaCO3 समीकरण लिख रहे हैं, 1 मोल क्या CO2 और 1 मोल CaO। सवाल क्या पूछ रहा है, लीटर का पूछ रहा है, और क्या चाहिए, ग्राम चाहिए, किसका, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम का जो परमाणु भार होता है बच्चों वो कितना होता है, 40। कार्बन का कितना होता है, 12। 40 और 12 52 और 16 3 48। 52 और 48 होता है कितना, टोटल हो जाएगा क्या, 100 ग्राम। तो ये टोटल कितना हो गया, 100 ग्राम CaCO3। इसका कितना था, 40 प्लस 12 प्लस 48, ये टोटल कितना आ जाएगा, 100 ग्राम। ये कितना होगा बच्चों, कार्बन का कितना हो गया, 12 16 दूनी 32 44 ग्राम, और इसका 40 प्लस 16 56 ग्राम। हमें चाहिए क्या, 11.2 लीटर CO2 प्राप्त करने के लिए। 1 मोल में कितना, 22.4 लीटर CaCO3, 22.4 लीटर CaCO2 और 22.4 लीटर CaO, ये बना। तो अब चाहिए क्या, 11.2 लीटर CO2 प्राप्त करने के लिए कितने ग्राम CaCO3 को गर्म करना होगा। तो 100 ग्राम CaCO3 बराबर किसके, 44 ग्राम CO2 के। 100 ग्राम CaCO3, 100 ग्राम CaCO3 बराबर है बच्चों किसके, 44 ग्राम CO2 के। और ये 44 ग्राम CO2 बराबर है बच्चों किसके, 22.4 लीटर CO2 के, बराबर 22.4 लीटर CO2 के। तो क्या बोल रहे हैं, 11.2 लीटर के लिए। तो मुझे किस लिए निकालना है, पहले 1 लीटर CO2 के लिए कितना ग्राम CaCO3 आएगा, उसके बाद में किसके लिए, 11.2 के लिए निकाल लूंगा। तो बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा, तो 1 लीटर के लिए निकालते हैं पहले। 1 लीटर के लिए क्या आ जाएगा, 100/22.4। अरे आएगा, ये है ना 100 ग्राम CaCO3 बराबर है किसके, 22.4 लीटर CO2 के। अरे खुद मानते हो ना, यहां पर जो 1 मोल CO2 है वो बराबर है किसके, 44 ग्राम। 44 ग्राम बराबर है किसके, 22.4 लीटर CO2 के। तो 100 ग्राम CaCO3 बराबर से डायरेक्ट ये हो जाएगा। जब ये इसके बराबर हो ना, 100 ग्राम CaCO3 को गर्म करते हैं तो 44 ग्राम क्या मिलता है, CO2। अगर मुझे लीटर में पूछते तो कितना लीटर मिलेगा, 22.4 लीटर, वही तो कर रहा हूं। तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, 1 लीटर CO2 बराबर 100/22.4 ग्राम
CaCO3। ठीक, मुझे क्या चाहिए 11.2 में 11.2 लीटर CO2 के लिए CaCO3 क्या हो जाएगा 11.2 गुणा किया 100/22.4 कितनी बारी कटा 2 क्या गया 50। आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 50 ग्राम CaCO3 50 ग्राम CaCO3। इस तरीके से बच्चों यहां पर सॉल्व करना है, इस तरीके से क्या करना है सॉल्यूशन निकालना है। जैसे एक सवाल और देख लेते हैं बच्चों, लास्ट करते हैं इसको फाइनल, फुल एंड फाइनल लास्ट सवाल, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि न्यूमेरिकल पे कमांड होना बहुत जरूरी है बच्चों। ठीक, तो जैसे सवाल है बच्चों 16 ग्राम मेथिन के दहन से 16 ग्राम मेथेन के दहन से प्राप्त जल 16 ग्राम CH4 के दहन से प्राप्त जल की मात्रा किस में निकालनी ग्राम में। तो आसान है, पहले मेथेन के दहन की कंबशन ऑफ मेथेन का क्या लिखो केमिकल रिएक्शन, CH4 प्लस O2 गिव्स क्या हो जाएगा बच्चों CO2 और प्लस H2O 2 बैलेंस हो गया। हाँ जी, तो ये हो गया बैलेंस रिएक्शन। गैस है गैस है गैस है, ये भी क्या है गैस। ठीक, तो बच्चों क्या बोल रहे हैं 16 ग्राम मेथेन के दहन से, मुझे पता है ये कितना है 1 मोल CH4, 2 मोल O2, 1 मोल CO2, 2 मोल H2। ठीक, ग्राम, तो ये कितना ग्राम है 16, 12 कार्बन को और 4 किसका है 16 ग्राम CH4 बराबर होगा किसके 2 गुणा किया 16 दूनी 32 ग्राम O2। यहां पर कितना हो जाएगा 44 ग्राम CO2 और यहां पर 2 गुणा किया 18 ग्राम O2। तो क्या बोल रहा है 16 ग्राम मेथेन के दहन से, तो 16 ग्राम CH4 के दहन से मतलब 16 ग्राम CH4 के दहन से कितना ग्राम H2O प्राप्त हो रहा है 18 दूनी 36 से H2O की मात्रा बराबर 2 गुणा किया 18 36 ग्राम H2O। ये सिंपल सवाल है। इस तरीके से बच्चों हमने रस समीकरण मिति पे अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल किए। कितना है बच्चों यहां पर ये 36 ग्राम। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।